अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक सहाफ़ी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी खबरें ज़रूर दे, मगर कभी खुद खबर ना बने। लेकिन पाकिस्तान जैसे निज़ाम के अंदर काम करते हुए, जहाँ पर गैर जमहूरी और गैर आइनी कुव्वतें इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ होती हैं, बहुत मौक़े ऐसे आते हैं कि खबर देने वाले सहाफ़ी खुद भी खबर बन जाते हैं। मेरे साथ मेरे कैरियर में पहले भी ऐसा होता रहा। मुझे इस्लामाबाद की सड़कों पर रोक कर मारने की कोशिश की गई। आईएसआई के हेडक्वार्टर से चंद गज के फासले के ऊपर मेरे घर पे 20 मरतबा रेड्स हुए। जो भी जुल्म का हथकंडा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फौज और आईएसआई इस्तेमाल कर सकती थी, वो मेरे खिलाफ किया। लेकिन मेरे पढ़ने वाले जरूर जानते हैं कि मैंने जो भी रिपोर्टिंग की, जो भी फैक्ट सामने पेश किए, हमेशा हकाइक की बुनियाद पे किए, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर किए। गलती अगर कभी हुई तो उसके ऊपर कोई पार्टी बनने की या जिद करने की कोशिश नहीं की, एक लम्हा नहीं लगाया और ये कहा कि जी ये चीज जो है वो रिपोर्ट करने में कोताही हुई है और असल सूरत हाल ये है, और अगले दिन अपनी अगली अच्छी खबर के ऊपर काम शुरू किया। अगर कोई सहाफी इस तरह से काम करे तो यकीनन लोग उस चीज को पसंद भी करते हैं, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। खसूसन फैक्ट फोकस का इदारा कायम करने के बाद तो जितनी भी रिपोर्टिंग की गई, वो पाकिस्तान में आपके सामने तमाम सियासी जमातों ने हमें गालियां भी दी और तमाम सियासी जमातों ने हीरो भी बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जब जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में खबर हुई तो आपके सामने क्या माहौल था, और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और साफ जाहिर है कि एक पार्टी के लिए जो है वो मैं किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और एक दूसरी पार्टी जो है अपोजिशन पार्टी जो उस वक्त की, वो मुझे मेरी स्टोरी की बहुत तारीफ कर रही थी। वक्त बदला, आपने देखा कि जो तारीफें करने वाले थे उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। वही इल्जाम जो दूसरे लगाते थे वो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। ये कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का हामी हूं। मैंने जब उनकी जो कैद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात जो बनाए गए, जब उसके ऊपर बात की गई तो दूसरी तरफ से गालियां आना शुरू हो गई। तो ये सिलसिला तो चलता रहा, हर किसी ने गालियां निकाली, हर किसी के खिलाफ लिखा, कोशिश यही की कि दस्तावेजी शवाहिद के साथ लिखा जाए। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में लिख सकता हूँ, पाकिस्तान के सदर के बारे में लिख सकता हूँ, वफाकी वज़रा के बारे में लिख सकता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में लिख सकता हूँ, तो ये किस किताब में, किस असूल में लिखा है कि मैं किसी जर्नल के खिलाफ नहीं लिख सकता। मैंने तो पाकिस्तान में रहते हुए भी हमेशा भरपूर कोशिश की कि जिस हद तक मुमकिन था एडिटोरियल पॉलिसी के तहत कि लिख सकूं, तो मैंने लिखा। और उसके बाद भी मैंने जो भी बात के लोग हजारों बातें बताते हैं, कभी किसी सुनी सुनाई बात पे नहीं, हमेशा डॉक्यूमेंट्स पे बेस करके जो है वो खबर बनाई और खबर की। और ये एक ट्रेंड सेट किया पाकिस्तान की सहाफत के अंदर कि कोई भी आर्मी जर्नल जो है, कोई भी इक़्तिदार के ऊपर काबिज रावलपिंडी के अंदर बैठा हुआ जर्नल जो है, जो पाकिस्तान से लूट मार करके पूरी दुनिया में अपनी जायदादें और असासे बनाते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि इनके पास ताकत है, ये जिसको जब चाहें जिस वक्त चाहें उठा लें, सिर्फ इस वजह से कि इनके पास ताकत है। ये जब भी पुलिस को इस्तेमाल करें, एफआईए को इस्तेमाल करें, जिसके खिलाफ जो मर्जी केस बनाएं, जिसको चाहे नौकरी से निकलवा दें, जिसको चाहे जो करें, जिसको चाहे मार दें, जिसको चाहे तशद्दुद का निशाना बनाएं, सिर्फ इस खौफ की वजह से। ये नहीं कि इनके खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं होगी, रिपोर्टिंग तो सबके बारे में होगी, लेकिन प्रोफेशनल तकाजों के तहत होगी, प्रोफेशनल असूलों के तहत होगी, एविडेंस के साथ होगी। और जो भी गलत कर रहा है, जो भी मेरे वतन पाकिस्तान को लूट कर सरमाया यूरोप और अमेरिका में मुंतकिल कर रहा है, वो चाहे जनरल मुशर्रफ हो, चाहे वो जनरल कियानी हो, चाहे वो जनरल रहीस शरीफ हो, चाहे वो जनरल कमर जवेद बाजवा हो, चाहे वो जनरल आसम मुनीर हो, रिपोर्टिंग तो सबके बारे में की और सबके बारे में की जाती रहेगी। चाहे कुछ भी कर लिया जाए, चाहे क़यामतें ढा दी जाएं, जब तक जान में जान है। ये चीज तो बिल्कुल किसी जज्बातियत, किसी गुस्से के बगैर, सिर्फ प्रोफेशनल तकाजों और प्रोफेशनल असूलों को मद्देनजर रखते हुए हमेशा ये रिपोर्टिंग जारी रहेगी। ये बात मैं आज का जो वाकया पेश आया इस्लामाबाद में, वो बताने से पहले मैं ये चीज बहुत खुल के शेयर करना चाहता था। जो वाकया पेश आया वो बताता हूं, और फिर मैं बताता हूं कि खबर क्या थी जिसके ऊपर इनको तकलीफ हुई, और उस खबर की जरूरत क्या थी ये भी मैं बताता हूं। और जो टाउस मिलिट्री ने छोड़े हुए हैं, वो जो बातें फैला रहे हैं, उसके हवाले से भी मैं आपको जवाब देता हूं। तो बुनियादी तौर पे आज रात पाकिस्तान में, आज पाकिस्तान में इस वक्त सुबह का वक्त हो रहा है, लोग सहरी कर चुके हैं। पाकिस्तान में रात के वक्त जो 1:05 पर मेरा घर जो है, एक घर है, उसके अपर पोर्शन पे मेरी वालदा, 2 भाई और बहन रहाइश पजीर है। ये टोटल फैमिली है। और ये 1:05 पे घर के ऊपर दस्तक होना शुरू हुई, और जब मेरी वालदा ने जाके अटेंड किया तो उनको बताया गया कि जी पुलिस है और आप दरवाजा खोलें, हम अंदर आना चाहते हैं।
और ये वाला जो उन्होंने जब समझ इस सूरत को करते हुए उन्होंने कहा कि वो अंदर नहीं आ सकते और उनको इजाजत नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि जी हम तोड़ के गेट अंदर आ जाएंगे। जब ये वाली बात गेट तोड़ने छोड़ने वाली हुई तो उस दौरान वालदा ने मुझे फोन पे ले लिया और मैं उनके साथ फोन के ऊपर मौजूद था और मैं सब कुछ सुन रहा था जो भी बातें कही जा रही थी। जब वो दरवाजा तोड़ने लगे तो मेरी वालदा ऊपर चली गई, ऊपर के पोर्शन में, और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन वो दीवारें फैलान के अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होकर ऊपर का जो पोर्शन का दरवाजा था वो भी तोड़ के, तकरीबन 25 लोग थे ये, 20 से 25 लोग, ये लोग अंदर दाखिल हुए और मेरे भाई जो दो मौजूद थे उनको पकड़ा और मेरी वालदा के हाथ से फोन छीना। जो मैं लाइन पे था यकदम वो बंद हुई कॉल और मुझे ये आवाज आई उनके बंद होने से पहले कि मेरे भाइयों को जब पकड़ा है तो जिस तरह मारा जाता है तो जो आवाज आती है, जिस तरह वो आगे से उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे मेरे भाई। अब बात यह थी कि मेरी वालदा उनसे, जब ये वाकया हो गया, वो मेरे भाइयों को गिरफ्तार करके वहां से ले गए, अगवा करके ले गए। साहब जरा गैर कानूनी कार्रवाई को आप गिरफ्तारी नहीं कह सकते। तो वालदा ने मुझे फोन किया और उन्होंने बताया कि वो मेरी बहन का भी एक मोबाइल ले गए और मेरी बहन को उन्होंने जबरदस्ती मजबूर किया कि वो इस वाकये की, जब ये शुरू हुआ जिस वक्त से वो वीडियोस बना रही थी, कि वो डिलीट करें। 2 मोबाइल थे उनके पास, एक मोबाइल रहने दिया, उन्होंने कहा एक मोबाइल आपके पास काफी है, दूसरा मोबाइल वो ले गए। वालदा को मोबाइल वापस किया लेकिन मेरे भाइयों के भी मोबाइल सारा ले गए उठा के, चीजें जो भी थी, और उनको वालदा के सामने उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और ह्यूमिलेट इस तरीके से किया कि पहले दोनों के कमीजों में हाथ डाला और फिर शलवारों में हाथ डाला, चेक करने के लिए, अपनी तरफ से ये तासुर देने के लिए कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तजलील जो है और तशद्दुद का सिलसिला मेरी वालदा के सामने शुरू कर दिया गया। ये वाकया इस्लामाबाद में हुआ, ये मैं अपने ट्विटर पे शेयर कर चुका हूं। मैंने दोस्तों से रिक्वेस्ट की, राज सैयद फौरी तौर पे मेरे घर भी गए, मैं उनका बहुत मशकूर हूं। मेरी वालदा से उन्होंने बात भी की और बाद में उन्होंने इस खबर को भी रिपोर्ट किया। इस वक्त जो मैं वाकया है, जो खबर है, वो आपके सामने मैं दोबारा से शेयर करता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये मसला क्या था। खबर ये थी नाजरीन कि बुनियादी तौर पे एक साहब है सैयद बाबर अली शाह। बाबर अली शाह बुनियादी तौर पे रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, जो बहन है जनरल आसम मुनीर की, उनके सके भाई हैं। नादरा के रिकॉर्ड से इस बात की तस्दीक करने के बाद हमने कदम आगे बढ़ाया और जो बाबर अली शाह हैं, ये 2 फैमिलीज हैं इनकी, एक लंदन में होती है, वहां पे भी इनके मुख्तलिफ कारोबार हैं, और वो सारे मामला जैसे जैसे ये ऊपर अपने ओहदों में जाते रहे हैं तो वो सारे मामला बेहतर होते रहे हैं। इनके ये सबसे करीब फैमिली है। जिस तरह आपके रिश्तेदार अजीज़ो अकारब बहुत होते हैं लेकिन कोई फैमिली आपके बहुत करीब होती है, तो ये सबसे करीब फैमिली थी जनरल आसम मुनीर की फैमिली के। तो बाबर अली शाह जो हैं ये उन्हीं लोगों में शामिल हैं। जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको पता है, मैं अपने वीलॉग में पहले भी जिक्र कर चुका हुआ हूँ, मैं तस्वीर भी दिखा चुका हुआ हूँ आज से 2-3 महीने पहले सैयद बाबर अली शाह की। ये उन लोगों में से हैं कि जब आसम मुनीर साजिश कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, तो ये उन लोगों में से हैं जो कि राब्ते का जरिया थे जनरल आसम मुनीर के दरमियान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, जब वो लंदन में मुकीम थे। दूसरी तरफ जो है वो मोहसिन नकवी साहब का जो है नाम आता है, वो तो सबके सामने है, सबको उनकी डिटेल्स का पता है। ये जब आर्मी चीफ बन जाते हैं तो उसके बाद जो है वो पूरा जो एक फ्रंटमैन का रोल है वो सैयद बाबर अली शाह अदा करते हैं इस्लामाबाद में। पाकिस्तान जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो मामला को जानते हैं, वो सब इस बात की गवाही देते हैं। तमाम अपॉइंटमेंट्स पहले दिन से, जब से मतलब ये आगे सब जगह के पीडीएम की हुकूमत तो आ गई 2022 अप्रैल में, लेकिन आर्मी चीफ ये बने जब इन्होंने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल संभाला। वो सब जगह के दिसंबर के महीने, नवंबर के महीने मिला उनको 28 को, लेकिन दिसंबर से मामला शुरू हुआ। तो जनवरी फरवरी से आप कह लें कि जी आल इन आल जो थे वो सैयद बाबर अली शाह थे इस्लामाबाद में। हर तरह की अपॉइंटमेंट्स करा रहे थे, ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे थे। मैंने, चूंकि किसी बंदे ने मुझे, बहुत से लोगों ने बातें की बहुत सारी, लेकिन किसी ने शिकायत पेश नहीं की है करप्शन के, पैसों के हवाले से, तो मैंने सैयद बाबर अली शाह पे अपनी खबर में पैसों का इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन जो चीज वो कर रहे थे वो बताना मेरा फर्ज बनता है। मैंने आपको ओहदों के बकायदा नाम लिखे स्टोरी के अंदर कि कौन कौन से हैं, सारे जो प्राइज ओहदे होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो लुक्रेटिव पोजीशंस हैं, तो उसके ऊपर वो अपने लोगों को अपॉइंट कर रहे थे। मैंने उसकी सारी तफसीलात दी, उनके जो जो राब्ता पॉइंट से किस किस मिनिस्ट्री में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो सारी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की फैक्ट फोकस की इस खबर में। मैंने आपको बताया कि सैयदा हाजिरा सुहेल जो बाबर अली शाह की बेटी हैं, जो कि आर्मी चीफ जो हैं, इनकी कजन है, इनके मामू की बेटी है। हाजिरा जो है वो एक इदारे के अंदर, पेफ के अंदर एक मामूली मैनेजर थी जिस दिन आर्मी चीफ बने। ये आप सुनिए जरा गौर से, मैं मुख्तसर करके आपको बयान करता हूं ताकि आप समझ आए कि मसला क्या है।
और ये रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, सच बोला जाना क्यों जरूरी है। तो ये हाजरा सुहेल जो है यकदम जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री एक प्रोसेस में थी कि सीईओ अपॉइंट किया जाए इस इदारे का, उनको हुक्म आता है कि जी आप ये नहीं कर सकते, हम आपको एक नाम देंगे तो वो कर रहे हैं। तो उस वक्त जो मिनिस्टर था उसने कोई कोशिश की कि ऐसा ना हो, लेकिन उनको मजबूर कर दिया गया ये करने के ऊपर। पहले एक जब केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, मदद अली सिंधी जो है वो वजीर बने, केयर टेकर वजीर बने, और उनको साफ ज़ाहिर है कि उनको उनके आने के बाद जो है वो इनको एक एडिशनल ओहदा दिया गया, जीएम बनाया गया। और जीएम बनाए जाने के बाद साफ ज़ाहिर है कि ये इंश्योर किया गया कि वहां पे सीईओ ना लगाया जाए। सब जरा वो छोटे से ओहदे से एकदम सीईओ लगाते तो वो बहुत बड़ा स्कैंडल होता। तो उनको पहले जीएम लगाया गया, लेकिन सीईओ अपॉइंट नहीं किया गया, सारा इनके अदारा उनके हवाले कर दिया गया, वो वफाकी अदारा है। और उसके बाद साहब कि फिर एक वाकया हुआ, डॉक्टर अमजद साकिब जो बेनजीर इनपुट स्पोर्ट प्रोग्राम के सरबराह थे, जब वो उस ओहदे से हटे, पीपल्स पार्टी का बंदा उस जगह पे आया, तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर अमजद साकिब जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पेफ में बोर्ड में भेज दिया, क्योंकि उनका बड़ा एक्सपीरियंस था माइक्रो फाइनेंस के हवाले से, खुसूसन पेफ का जो पंजाब में इदारा है उसको उसके बोर्ड के चेयरमैन है बड़े अरसे से, तो इस हवाले से उनका काफी एक्सपीरियंस था। अब वो जब इनिशियल उनकी कोई वहां पे मामला हुए तो उसके अंदर पता नहीं वो किसी बात से नाराज हो गई हाजरा सुहेल साहबा जो है वो डॉक्टर अमजद साकिब की, और उन्होंने फौरन जो है वो कंप्लेंट की कि जी ये मतलब है कि बंदा जो है ये इसने तंग किया है, इसने कोई गलत बात की है। वो पता नहीं की भी थी या नहीं की थी ना। और अब क्या हुआ जनाब कि अब ये हुआ कि उसी वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर को भी बताया गया कि जी ये बड़ा ज्यादती हुई है, डॉक्टर अमजद साकिब के बारे में हुक्म आ गया कि दोबारा इधर नजर ना आए। जिस तरह होता है पाकिस्तान में, ये लोग जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ सलूक करते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुलाया हाजरा सुहेल को अपने दफ्तर में और उनसे बात वगैरह की, उन्होंने बताया जो भी मामला थे, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। और अल्टीमेटली जो एजुकेशन फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने डी नोटिफाई कर दिया डॉक्टर अमजद साकिब को, और उसके बाद सीईओ बना दिया। ये मतलब है कि ये क्या खाला जी का वाड़ा है, ये मजाक बनाया हुआ है आपने पाकिस्तान को। आप जिसको चाहते हैं जिस तरह चाहते हैं, जो भी आपके करीबी लोग हैं, आप उनको वफाकी अदारे का सरबराह बना रहे हैं बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर किसी चीज के। क्यों खबर ना हो भाई, क्या मतलब है क्यों खबर ना हो। इसी तरह से हमने बहुत सारे इंस्टेंसेस उसके अंदर लिखे, किस किस तरीके से। मैंने यहां तक लिखा कि इनके फैमिली के तमाम अफराद को मतलब है कि पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट दिए गए। इनकी 2 बेटियों के हवाले से मैंने वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो मुझे बाद में बताया गया कि ये ऑफिशियल पासपोर्ट है। जो ऑफिशियल पासपोर्ट है वो भी हर बंदे को जारी नहीं होता, जितने भी ऑफिसर है। बुनियादी बात मेरी रिपोर्टिंग ये है कि रूल्स को वायलेट किया गया, इलीगली किया गया जो भी किया गया। बुनियादी तौर पे तमाम सरकारी अफसरान के पास किसी भी तौर पे ऑफिशियल पासपोर्ट नहीं हो सकता।